बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। प्रजातंत्र में चुनाव और मतदान का दिन एक लोकतंत्र का एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम देखते हैं उसे, क्योंकि इस प्रजातंत्र में कई सदियों गुलामी के बाद हमें आजादी मिली और आजादी के बाद भी हमने हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति और गुप्त मतदान को बजाय विकास के मुद्दों से हटकर हमने जाति, व्यक्ति, पार्टी, धर्म, इसमें इसको हमारे दलगत राजनेताओं ने, दलगत राजनीति ने विखंडित कर दिया है, जो देश में सामाजिक विघटन व देश के पतन की ओर ले जाने के लिए ये प्रजातंत्र, ये आजादी 75 वर्षों की मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मेरे व्यक्तिगत मन की बात है, आपके मन की बात पर तीसरी आंख की ज्वाला सुनेंगे कि अभी आजादी अधूरी है। जिस आजादी के लिए, जिस विकास के लिए और जिस समानता के लिए हमें आजादी मिली और स्वतंत्र व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला, उसको मतदान को अगर हमने किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के आजीवन हमने बांध दिया, गुलामी हमने स्वीकार कर ली। जैसे हम देखते हैं जनता की चौपालों में अब जाते हैं, लोग बोलते हैं उम्मीदवारों के बारे में, इसी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे आज भी अधिकांश नहीं तो काफी संख्या में लोग मिल रहे हैं, भाई साहब उम्मीदवार तो ठीक नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। इसने नहीं किया, नाराज है, लेकिन फिर भी हमको टिकट मिल जाएगा, जिसको हम वोट दे देंगे। यही हालात बीजेपी के, यही हालात कांग्रेस के। तो बंधुओं, इस प्रजातंत्र में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, कहाँ हमारी राजनीतिक उपेक्षाएं रही, कहाँ हमारे विधायकों को हमने क्या सोचकर चुना, सरकारों को हमने किस विचारधारा का चुना, किस विकास के साथ चुना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन के विकास के लिए जो हम जन से जुड़ी बातें हैं उनके लिए जुड़ा। लेकिन आज हम देख रहे हैं जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, इसलिए हम आए आपके द्वार, तीसरी आंख की ज्वाला। हमारे साथ हैं हरिओम जी शर्मा, तीसरी आंख ज्वाला के मालिक और मुख्य संपादक भाई हरिओम जी शर्मा आज आपके चौपाल में साथ है। मैं आपका साथी देशबंधु जोशी, तीसरी आंख मीडिया न्यूज की एडिटर की ज्वाला से, और हमारे साथ है क्षेत्रीय संवाददाता भाई रमेश जी मीणा साहब। और आज हम आए हैं जनता की चौपाल, आपके द्वार, जन भावनाएं, मन की बात आपके साथ। तो हम विकास पर बात करें, ये मीडिया है, निष्पक्ष निर्भीक हम बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर हम संवैधानिक रूप से अपने शब्दों पर ध्यान रखें। कोई ऐसा शब्द नहीं बोले, कोई ऐसा संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करे, ऐसी कोई भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं करे कि हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मन की बात करें, विकास की बात करें। भाई रमेश जी मीणा आपके साथ हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपके बीच में एकत्रित हुए हैं आज, कि अभी तक सरकार के 5 साल पूरे होने को है, पौने 5 साल निकल गए हैं और चुनाव का बिगुल बच चुका है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में नए प्रत्याशी अपने दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आ गए होंगे, कुछ आने वाले हैं रास्ते में।
कुछ टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं, कोई भाजपा के टिकट की दौड़ में लगा हुआ है, कोई कांग्रेस की टिकट की दौड़ में लगा हुआ है। कुछ लोग, कुछ भाई ऐसे हैं जो मुद्दों को लेकर के, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के आपके बीच में निर्दलीय भी आते हैं। इसी बीच हम बात करने आए हैं कि जब 5 साल सरकार के निकल गए, इससे पहले भी चुनाव हो गए, हमारे क्षेत्र में मूलभूत जो असुविधाएं हैं, जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी अब तक, जो अभी तक आपको नहीं मिली, किसी भी प्रत्याशी ने आपकी अभी तक जो बातें नहीं सुनी, उन बातों को आज हम सुनने आए हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। आगामी जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों तक आपकी बातें पहुंचे, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। सभी जो लोग एकत्रित हुए हैं ग्राम पाकसेड़ी के ही हैं। हाँ जी, सभी पाकसेड़ी के हैं जी। सर, आपका नाम पूछते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि आपके इस पाकसेड़ी गांव में अभी तक ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान किसी ने नहीं किया है? यहाँ अभी तक कोई भी किसी भी समस्या का हल किसी भी एमएलए ने नहीं करा है। जीतने के बाद किसी ने कोई दर्शन ही नहीं दिया है। जैसे आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं मौजूद? समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की रास्ते की समस्या है, और हमारे शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या, कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत परेशानी आती है हमें। शमशान घाट की क्या समस्या है आपको? रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, खेतों में से जाना पड़ता है, कई बार तो अर्थी भी गिरने की हो जाती है। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से बात नहीं की? कोई अधिकारी आए ही नहीं है आज तक भी, किससे बात करें? एक बार हुई थी बात एक अधिकारी से, उन्होंने कहा था बनवाने के लिए, पर कोई वो दोबारा आए ही नहीं, दर्शन नहीं दिया। आपने अपनी समस्या अपने क्षेत्रीय विधायक को सुनाई? विधायक जी को तो हमने नहीं सुनाई, विधायक जी तो आए ही नहीं कभी, हम विधायक जी के पास भी गए नहीं। लेकिन अब हमको उम्मीद है, हमारे ये जो भाजपा के एमएल शर्मा जी टिकट के दावेदार हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि वो शायद हमारे गांव का विकास कर पाएंगे। वो हैं भी बहुत ईमानदार और आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जो अपने सीबीआई में एंटी करप्शन उसमें रह चुके हैं, सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो शायद हमारे गांव का विकास करेंगे। देखिए रमेश जी, जनता का यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, और वैसे जनता बोल भी रही है कि हम विधायक ये सबसे बड़ी नाकामी है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी ये न्याणा गांव के ग्रामीण और ये देश के भविष्य छोटे छोटे बच्चे, ये सरकार की पक्ष, इस गांव के छोटे छोटे बच्चे जो बड़ी उम्मीद के साथ बनाते हैं, सरकार करते हैं मतदान इस प्रजातंत्र में। लेकिन जब नेता जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता वोट देकर जिताकर विधानसभा में भेजती है, भूल जाते हैं जनता को। जनता का रोष जाहिर है सबके सामने, जिम्मेदार कौन? जनता का सवाल। अब एक आखिरी सवाल इनसे, अगर कांग्रेस का टिकट दोबारा इन्हीं वर्तमान प्रत्याशी को मिलता है, तो क्या आप उन्हें ही वापस मतदान करेंगे, या कोई उम्मीदवार बदलेंगे, या किसी अन्य दल को या व्यक्ति विशेष के लिए हम मतदान करने का प्रयास करेंगे? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर या दलगत राजनीति में ही अपना कहीं उम्मीदवार देखेंगे? इस बार हम एमएल शर्मा को मतदान करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्र हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है एमएल शर्मा जी, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आप कह सकते हैं एमएल शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, या आप चाहते हैं चुनाव लड़े, या उनकी भी इच्छा है चुनाव? हम चाहते हैं एमएल शर्मा चुनाव लड़े। वो तो नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। ये भविष्य का गर्म में है कि टिकट राजनीतिक दल किन किन को देते हैं, और उसके बाद कौन व्यक्ति टिकट के खिलाफ भी मैदान में आता है। इन्हें उम्मीद है कि एमएल शर्मा साहब को टिकट मिलेगा भाजपा का, और हम उन्हें वोट देंगे। अगर एमएल शर्मा को टिकट नहीं मिलता है और एमएल शर्मा जी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो
बाकी जो प्रत्याशी आपके सामने आए हैं, आपके सामने जो प्रत्याशी आए हैं, उनमें से कोई ऐसा चेहरा भी आपके जो सब पुराने चेहरे, उनको हम वोट नहीं देना चाहते। उसके बाद नाटो, उसके बाद में नोटा। अगर कोई भी प्रत्याशी हमें नहीं मिला तो हम लगाएंगे नोटा। ये निकल कर आई बात इस गांव में एक जागरूक व्यक्ति ने बताया कि इस ईवीएम मशीन में एक बटन है, ईवीएम का अंतिम बटन नोटा, और नोटा का तात्पर्य है उसका इसलिए हमें अधिकार मिला है कि अगर सारे उम्मीदवार लगे हमको खोटा, खोटा का मतलब जानते हो, जैसे सिक्का खोटा नहीं बोलो, जोर से बोले करो, जैसे सिक्का खोटा वैसे अगर हमको उम्मीदवार लगे सारे खोटा तो ईवीएम मशीन में अंतिम बटन है नोटा। अगर नोटा का प्रभाव कितने लोग जानते हैं, यहाँ की नोटा का क्या तात्पर्य है, नोटा को मत देने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं की जनता नोटा को अगर चिता देती है तो मैं आपको बताता हूँ, नियम अनुसार वो सारे उम्मीदवार जो ईवीएम में हैं, दल के निर्दलीय, वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि लोग नोटा पर विचार करने के लिए भी क्यों मजबूर है। आँख खोलें और जन भावना के अनुसार टिकट दें जो जनता का विकास कर सके। केवल नेताओं की लॉयल्टी या उन्हें किसी भी प्रकार से लोभ प्रलोभन तन मन धन से कई लोग देकर टिकट लेते हैं, और अगर पारदर्शिता नहीं रहती है तो लोगों का रोष किधर जाएगा, किधर मतदान होगा। अभी टिकट दूर है, असली तस्वीर आएगी टिकट मिलने के बाद प्रमुख रूप से दोनों राजनीतिक दलों के, जिनके कुछ मतदाता हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-20 हजार जो कहते हैं कि हम तो किसी को टिकट दो उसी के देंगे। मेरा कहना है कि उन्हीं मतदाताओं को जो गुलाम किस्म के उम्मीदवार है, उन्हीं मतदाताओं को लाभ उठाती है राजनीतिक दल और मनमाने लोगों को टिकट देती है जो जनता के साथ करते हैं खिलवाड़। उन्हें नहीं होती आपकी परवाह कि ये वोट दलगत है, मुझे ही मिलेंगे। तो वोट फॉर विकास, और विकास हमें कौन कर सकता है, उसके लिए हमें मतदान के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर उम्मीदवार नहीं है कोई तो हमें अंतिम विकल्प पर में भी जनता अपना रोज जाहिर कर सकती है। तीसरी आंख की मीडिया ज्वाला के साथ आपके द्वार, तीसरी आंख मीडिया न्यूज की टीम, हमारे स्थानीय रिपोर्टर रमेश जी शर्मा और हरिओम शर्मा। देखिए, जनता की कार्यक्रम के तहत सभी को पूरा अधिकार है बोलने का और कोई सवाल है मतदान करने का। हमारा ही मत है, हमारे मत से ही हम विधायक बनाते हैं, हमारे ही मत से हम सांसद बनाते हैं और कहीं जाकर के तब जाकर सरकारें बनती हैं। इसलिए मतदान से वंचित कोई नहीं रहे, सभी मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक एक मत बहुत कीमती है। तीसरी आंख की ज्वाला की ओर से ये संदेश सभी जनता के लिए कि मतदान से वंचित कोई न रहे, सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार की तलाश और उम्मीद जनता को कि राजनीतिक दल टिकट दे क्षेत्रीय उम्मीदवारों को, ताकि हम अपने विकास का सपन देख सकें। हमारी उम्मीदवारों से नहीं है, जनता को उम्मीद। अभी तक हमने जनता के विचार दिए, अभी और भी कोई अपना विचार रखना चाहे, अभी और भी कोई अपना विचार रखना चाहें तो बताएं। जी जी, अपना नाम बताएंगे विकास जी, क्या कहना चाहोगे? आगामी जो 5 साल जो निकल गए हैं और अब दोबारा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, विकास कार्यों की हम बात करें तो क्या क्या यहाँ विकास कार्य हुए हैं, आपने देखा होगा, तो उसके बारे में बताएं। विकास हुआ है विधायक के घर जी, विकास हुआ है जो भटकी हुई जनता है उनका जी, आम जनता का विकास तो नहीं हुआ। भटकी हुई जनता से तात्पर्य जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको संरक्षण दे रही है एमएलए, उनका विकास हुआ। ये बड़ा आरोप जी, वोट बच जाते हैं, ये बड़ा। लेकिन जीतने के बाद विधायक को भी जनता की सुननी नहीं चाहिए। ये एक प्रजातंत्र जनतंत्र है, जिस जनता के मताधिकार से वो विधायक बन करके बैठे हैं, उनको आकर के जनता के बीच में पूछना चाहिए, उनके सुख दुख में आकर के। कभी आपके सुख दुख में आपके विधायक यहाँ आते हैं?
नहीं आया हमारे को। जी सर, आपका नाम पूछना चाहेंगे, अपना नाम बताएंगे? जी, आपने जो समस्याएं बताई है यही है, बिजली, पानी, सड़क का। जी, सड़क आपने देखी होती है और मेन सड़क से नीचे हो गई, उसका हाल क्या है। और बिजली यहाँ पे बहुत कम आती है और कट लग जाते हैं। पानी तो एक जीवन का मूल उद्देश्य है। पानी प्राथमिक आवश्यकता है जीवन के जीने के लिए। जो पानी हमारे गाँव में जी, ये मेन समस्या है। हम एमएल शर्मा जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव की जो समस्या है उनके बारे में समाधान निकालेंगे। हमारा पिछले हम वोट एमएल शर्मा जी को ही देंगे। ये जो पानी की जो समस्या आपके बीच में है, ये अभी बनी है या पिछले समय से बनी आ रही है? पहले पिछले समय से ही बनी है, आज की समस्या नहीं है, ये कई वर्षों की समस्या है। करीब कितने विधायक जा चुके हैं अब तक विधानसभा से जीत करके आपके मताधिकार को लेकर के, और अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ? हमारे मत का प्रयोग करके करीब 10 एमएलए जा चुके हैं। 10 एमएलए का मतलब 50 साल। 10 एमएलए का मतलब सीधा सीधा 50 साल, क्योंकि एक विधायक 5 साल है। 50 साल से यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इधर मुड़कर भी नहीं देखा कि हमारी जनता पानी से प्यासी बैठी हुई है। तो अभी आप क्या उम्मीद करोगे आने वाले चुनावों में? आप क्या करोगे? आपके मन में क्या विचार है? आप कैसा प्रतिनिधि चुनोगे अपनी बात? हमको ऐसा ही प्रतिनिधि देंगे कि एमएल शर्मा के अनुसार वेल एजुकेटेड और पुलिस अधिकारी रह चुका है और सीबीआई में चीफ रह चुका है, प्रशासन की अच्छी खबर है, अच्छा तजुर्बा है, ईमानदार अधिकारी रहा है अपने जमाने में। इसकी पूरी धाक थी। हम तो तन मन और धन लगाकर इसको भी जिताएंगे और इनको भारी बहुमतों से भी बनाएंगे। एमएल सभी की जहाँ भी गए हैं, अब किसी की भारत की ओर से ये दूसरी चौपाल है। पहली चौपाल हमारी ग्राम न्याड़ा में थी, दूसरी चौपाल पाकसेड़ी में है। यहाँ की जनता की भी सिर्फ यही पुकार है कि अब की बार क्षेत्रीय उम्मीदवार, क्योंकि वो आपके क्षेत्र के हैं, अब की बार क्षेत्रीय उम्मीदवार। काफी उम्मीदें एमएल शर्मा जी से ये लोग लगा रहे हैं। पास में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी इनके विचार लेते हैं। क्या कहोगे आप अपने क्षेत्रीय समस्या के बारे में? क्षेत्रीय समस्या हल होनी चाहिए और हमें भरतलाल जी से ये उम्मीद करते हैं वो हमारी समस्या को हल जरूर करें। आपने अपने मत का उपयोग किया था, प्रत्याशियों को जिताया था, विधायक बनाया था, क्या उनसे उम्मीदें नहीं थी आपको? जी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज तक कोई लौट कर ही नहीं आई। आज तक किसी ने कोई दर्शन ही नहीं दी। जीतने के बाद कोई नहीं आया। हाँ, जीतने के बाद कोई नहीं आया। और ये तो हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार है एमएल शर्मा, उनसे तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या कभी आप गए थे अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास गए थे? एमएल साहब तो हम तो नहीं आज तक पहुंच पाए उनके पास, क्योंकि वो तो बड़े आदमी हो जाते हैं ना इलेक्शन। प्रत्याशियों के पास में जो जीत के गए हैं, विधायक बनकर के जो बैठे हुए हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, इससे पूर्व युग के जो विधायक हैं, अपनी समस्याओं को कभी अवगत कराया उनको? हाँ, 1-2 बार करवाया था, लेकिन ये कहाँ ठीक करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मतलब जनता ने वहां जाकर अपने दुविधा बताई, उसके बावजूद भी ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। अगर यहाँ की रोजगार के बारे में बात करें तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था कैसी है? रोजगार तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई रोजगार का कोई साधन नहीं यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ गांव के ये हाल है। सरकारें बोल रही हैं कि हमने विकास किया है, हम वोट विकास के नाम पे मांग रहे हैं। राजस्थान को हमने सारे राज्यों में अग्रणी बढ़ता हुआ राज्य बनाया है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान सभी राज्यों में नंबर 1 पे रहेगा। क्या इस तरीके से नंबर 1 पे रहेगा राजस्थान हमारा? जी, क्या जो तरीका जो चल रहा है सरकार का, और सरकार जैसे आपकी सुन नहीं रही है, इस तरीके से क्या नंबर 1 राज्य बन जाएगा राजस्थान? इस हिसाब से तो सबसे पिछड़ा पड़ेगा, नंबर 1 कहाँ से बनेगा? हाँ, सबसे पिछड़ा पड़ेगा हमारे राज्य में। यहाँ तो बिजली तो बिल्कुल भी नहीं आती, ना कोई सुनवाई होती बिजली के बारे में। यहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाते, लाइट नहीं आती, रात को पूरे मच्छर खाते, बच्चे रोते हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। लाइट बिल्कुल लाइट नहीं आती।
अच्छा, आपके यहाँ अगर बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? चिकित्सा तो यहाँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है ना सर, चिकित्सा तो है ही नहीं यहाँ पे, सुननी चाहिए हमें चिकित्सा। कोविड खड़े ऐसे 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर सर्दी जुकाम बुखार भी अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो 13 किलोमीटर जाकर के इनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है वहाँ हॉस्पिटल में जाकर, और वहाँ हॉस्पिटल में जाकर क्या व्यवस्था है सरकार की ओर से? वहाँ तो डॉक्टर उपलब्ध है, दवाइयाँ देते हैं, उपचार हो जाता है। बाकी और तो उनके अंदर में नहीं हो पाता तो अंदर भी रेफर कर देते हैं, लेकिन हमारे गाँव में तो कोई सुविधा ही नहीं है कुछ। तो आपके क्या सुझाव है, सरकार को क्या करना चाहिए? आपको चिकित्सा की सुविधा मिल पाए तो इस पेश को लेकर के आपको क्या सुविधा सरकार को देनी चाहिए, आपके विचार क्या? हमारे विचार ये हमारे गाँव में एक क्लिनिक होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ पे। ग्राम पंचायत स्तर में PSC खुली हुई है, तो यहाँ पर PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं। न्याड़ा गांव से लेकर के यहाँ तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं देखा, 13 किलोमीटर के एरिया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।